चले शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी बात होगी। नवीन लोक प्रशासन का अर्थ या मीनिंग क्या है, कैसे उदय हुआ है इस कॉन्सेप्ट का, क्या उद्देश्य है इस कॉन्सेप्ट के, क्यों इसको नवीन लोक प्रशासन कहा गया है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कमियां क्या हैं, इससे जुड़े जितने एस्पेक्ट हैं आज हम उनकी बात करेंगे। तो देखें स्क्रीन पे, यहाँ दिख रहा है आपको नवीन लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन बेसिकली जो परंपरागत लोक प्रशासन है उसमें कुछ नवीन विचारों के समावेश के बाद आई संकल्पना है। लोक प्रशासन के विकास में हमने देखा, जो लोक प्रशासन के विकास का चौथा चरण था, फोर्थ फेज, जिसका समय था 1948 से 1970। उस फेज में कॉन्सेप्ट आया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जब क्राइसिस फॉर आइडेंटिटी या अस्तित्व का संकट चल रहा था लोक प्रशासन विषय के विकास के लिए, उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ उपाय किए गए थे और उन्हीं में से एक उपाय था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नया लोक प्रशासन, जो कि 1968 में फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के वाद विवाद के बाद जन्म हुआ एक कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली जो नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट था, यह हमने जो ओल्ड या ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था जिसका जन्म हुआ था 1887 में वुडरो विल्सन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। परंपरागत लोक प्रशासन जब परिवर्तित परिस्थितियों में सफल नहीं हो पा रहा था, इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण आया था जिसका कहना था कि परिस्थितियां बदल जाएं तो प्रशासन का बदलना भी जरूरी होता है। तो हमने अमेरिका या विकसित देशों की परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजिकल अप्रोच को आधार बनाया था, परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान रखा था, और फिर विल्सन वाला जो परंपरागत लोक प्रशासन था उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए थे, कुछ नवीन विचारों को शामिल किया था। ये सारा काम हमने किया था फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में, और वहीं से फिर नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट का आगमन हुआ था। तो यहां देखिए आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1960 के दशक में, डिकेड ऑफ 1960, विकसित देश या डेवलप्ड कंट्री स्पेशली अमेरिका, उसकी जो कुछ परिवर्तित परिस्थितियां थीं, चेंजिंग सिनेरियो था, उसमें हमने परंपरागत लोक प्रशासन में कुछ नवीन विचारों का समावेश किया और उसी के परिणाम स्वरूप कॉन्सेप्ट आ गया नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट था, ये इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड था। अमेरिका की परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में हमने परंपरागत लोक प्रशासन में कुछ नवीन विचारों को शामिल किया था। एक फॉर्मूले के रूप में यहां लिखा गया है, परंपरागत लोक प्रशासन प्लस नवीन विचार इज इक्वल टू नवीन लोक प्रशासन।
परंपरागत लोक प्रशासन में कुछ नवीन विचारों का समावेश, या हम कहें कि परंपरागत लोक प्रशासन से लीजिए आप लोक प्रशासन शब्द, नवीन विचार से लीजिए नवीन, दोनों को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा नवीन लोक प्रशासन। तो ये तो अर्थ है नवीन लोक प्रशासन का। याद रखना है एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि बस शब्द का अर्थ बता देना है कि नवीन लोक प्रशासन मतलब अच्छा लग रहा है कि जो एक अमेरिका वाला लोक प्रशासन था उसमें आजकल हमने कुछ नई बातें जोड़ दी हैं। नई बातें क्या, तो ई गवर्नेंस, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो आरटीआई वगैरह, तो ये नवीन लोक प्रशासन कह देंगे। ऐसा नहीं है। नवीन लोक प्रशासन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो 1968 में आया है। आज के समय के अनुसार कुछ अनुमान लगा के आप कह दें कि आजकल जो नया हो रहा है लोक प्रशासन में वो नवीन लोक प्रशासन है। ये इसलिए बता रहा हूँ स्पेशली आपको क्योंकि अभी मॉक इंटरव्यूज़ हम कर रहे हैं। राजस्थान के मॉक इंटरव्यू या बीपीएससी के मॉक इंटरव्यू या यूपी के, हर जगह ये पढ़ना है हमें। राजस्थान में जीएस में है, यूपी बिहार में तो खैर सिलेबस में है। और देख रहे हैं कि वो लोगों को अगर नहीं पता तो बस अनुमान लगा के नवीन लोक प्रशासन मतलब कि अच्छा जो आजकल कुछ नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, PPP, तो ये है नवीन लोक प्रशासन। तो ऐसा नहीं है। नवीन लोक प्रशासन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। 1968 में फर्स्ट मिनोबरो कॉन्फ्रेंस में आया था। उसी रेफरेंस में बात होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट की। हमने जो परंपरागत लोक प्रशासन था वुडरो विल्सन वाला, उसमें उस दौरान कुछ नई चीजें जोड़ी थी। उस दौरान जो जोड़ा गया था वही कहलाएगा नवीन लोक प्रशासन। आज के अनुसार हम नहीं कह देंगे कि आज की जो नई चीजें हैं वो नवीन लोक प्रशासन शब्द के अर्थ के अकॉर्डिंग। तो अर्थ है ये नवीन लोक प्रशासन का। नवीन लोक प्रशासन का उदय और विकास कैसे हुआ है आप देखिए यहां। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45। उसके बाद कोल्ड वॉर या शीत युद्ध की शुरुआत हुई। कोल्ड वॉर या शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, जो जबान से लड़ा जाता है। बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, जितना भला बुरा कहना है। भारत पाकिस्तान के बीच में तो खैर वो तो रोज सीमा पार आतंकी भी भेजता रहता है, शिमला समझौते भी तोड़ता है। लेकिन अब जैसे बिडेन और ट्रंप के बीच में तो कोल्ड वॉर, भारत में कांग्रेस बीजेपी के बीच में तो कोल्ड वॉर क्या, तो जवानी जो लड़ाई झगड़ा है, आरोप प्रत्यारोप। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। एक तरफ सोवियत संघ के लीडरशिप में कई कंट्रीज थीं, उन्होंने अपने पुनर्निर्माण विकास के लिए, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया या साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में इतना बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था, रिफॉर्म करने थे, रिकंस्ट्रक्ट करना था, डेवलपमेंट करना था। अब किस मॉडल के थ्रू हम ये काम करें, तो सोवियत संघ के नेतृत्व में कुछ देश थे, उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को बेटर समझा जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर बेस्ड थी। और दूसरी तरफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देश थे, उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल या पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें निजी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति, इन सब की भूमिका को प्रोत्साहन। साम्यवादी व्यवस्था जिसमें हम राज्य या सरकार की भूमिका पर ज्यादा बल देते हैं। हमें मतलब है फिलहाल अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था से।
तो इसी को फिर हम और आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा कि जब अमेरिका में ये पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई, कैपिटलिस्ट मॉडल, उसका सीधा सा परिणाम हुआ अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, मशीनीकरण, ये सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी। नेचुरल सी बात है, वो बड़े शहरों में ही लगेंगी जहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिजली, पानी, सड़क, पुलिस जैसी चीज़ें। गांव के लोग अब उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए नगर की तरफ पलायन करेंगे। प्रवासी मजदूर वगैरह आज भी जो आप प्रॉब्लम देख रहे, तो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण शुरू हुआ अमेरिका में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। और जब वो सब शुरू हुआ, उसी को आगे बढ़ाया गया है यहाँ इस स्लाइड में कि जब औद्योगिकरण, नगरीकरण शुरू हुआ अमेरिका में, वहीं से आगे है ये स्लाइड, तो परिणाम हुआ कि 1960 का दशक आते आते अमेरिका में कई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखी गई। हमेशा आप देखेंगे जब भी हम कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाते हैं, जब भी प्राइवेट कंपनीज की भूमिका बढ़ती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती हैं, कई सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अनिवार्य रूप से हमें देखने को मिलती हैं। आज भी हम देख सकते हैं, वो एलपीजी के दिनों में फिर वही हो रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका हम देख रहे हैं, तो फिर अभी वही। क्या सामाजिक आर्थिक समस्याएं, तो आप देखिए गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, नैतिकता का पतन या अनैतिकता, अश्लीलता, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जब जब पूंजीवाद है तो ये समस्याएं होती हैं। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। 1% आबादी के पास 60% से ऊपर पूंजी है। अंबानी अडानी कहां से कहां पहुंच गए हैं लॉकडाउन में, और कितने लोग इसी लॉकडाउन की वजह से बेचारे खाने को तरस रहे। असमानता की खाई चौड़ी हो रही है, कितने सारे लोगों के रोजगार चले गए हैं। ये तो चलो अभी चले गए, अदरवाइज वैसे भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और गूगल और ये और वो, तो सब छोटे मोटे दुकानदार, फल सब्जी वालों से लेके कितने सब बेरोजगारी के कगार पे हैं। तो हमेशा ये पूंजीवाद के दुष्परिणाम हैं। घर परिवार छोड़ के लोग दूर दराज रह रहे हैं नौकरी कामकाज के सिलसिले में, वहाँ किसी तरह के ना सोशल प्रेशर हैं, ना घर परिवार साथ में हैं, अकेले लोग गलत कामों में लिप्त हो जा रहे हैं। तो वो अनैतिकता, अश्लीलता बढ़ रही है। ड्रग्स की समस्या देख लीजिए आप, या और इस तरह की समस्याएं। 1960 के दशक में अमेरिका में ये सब समस्याएं देखी गईं, क्योंकि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को ही अपनाया अपने पुनर्निर्माण और विकास के लिए। जो ये समस्याएं पैदा हुई, तो इन समस्याओं के समाधान में परंपरागत लोक प्रशासन विफल हो गया। जो वुडरो विल्सन वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इन समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कारण आप जानते हैं। परंपरागत लोक प्रशासन फैक्ट ओरिएंटेड था। परंपरागत लोक प्रशासन मूल्यों या वैल्यूज से दूर था। मैकेनिकल अप्रोच थी उसकी, कोई फीलिंग्स नहीं थी उसमें, कोई भावनाएं, संवेदनाएं नहीं थी उसमें। पूरा मशीनी बना के रख दिया था हमने, विल्सन से लेके फ्योल गुलिक हमने देखा। केवल रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, नियम, कानून, तथ्य, इन्हीं पे जोर दिया गया था।
और हम जानते हैं कि नियम कानूनों में बंध के मशीनी होके हम ये गरीबी बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं हैं इनका समाधान नहीं कर सकते। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखनी होती है, हमें फीलिंग्स चाहिए होती है, हमें एम्पैथी सिंपैथी जैसे वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, दया चाहिए, करुणा चाहिए, कंपैशन, कमिटमेंट वगैरह। और मशीनी प्रशासन में वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो परंपरागत प्रशासन इन सब समस्याओं का सही तरीके से समाधान नहीं कर पाया। क्राइसिस फॉर आइडेंटिटी का दौर तो पहले से ही चल रहा था। डेवलपिंग कंट्रीज में पहले ही इसने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये सारी समस्याएं हमें स्वतंत्रता के बाद ही दिख रही थी, क्योंकि शोषण खूब हुआ था हमारा औपनिवेशिक काल में। अब हम खुद अपने जन्मदाता देश या अमेरिका में ही देख रहे थे कि लोक प्रशासन सरेंडर कर रहा है, हाथ खड़े कर रहा है। जो ये परिवर्तित परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, इनके समाधान में उपयुक्त नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। तब ऐसी स्थिति में अमेरिका में कई डिस्कशंस, कई कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए। टेंशन हो रहा था हमें, प्रशासन से जुड़े विद्वानों को, लोक प्रशासकों को टेंशन हो रहा था कि हम तो समय के साथ चल ही नहीं पा रहे हैं। यही हाल रहा तो फिर तो लोक प्रशासन का अस्तित्व, लोक प्रशासन की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। तो उसी टेंशन में कई सारी कॉन्फ्रेंस, कई सारे डिबेट्स, रिपोर्ट्स, इन सब पे हमने काम करना शुरू किया कि ताकि हम लोक प्रशासन को अप टू डेट करें, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर पाएं, ताकि हम अपना अस्तित्व बचाएं, अपने रेलिवेंस बचाएं। वो जो सम्मेलन परिचर्चाएं हुए अमेरिका में, उसमें एक था हनी रिपोर्ट 1967। प्रोफेसर थे जॉन सी हनी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई कि भाई बताइए, आप सुझाव दीजिए कि क्या करें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि ताकि इसकी यूटिलिटी बनी रहे, इसकी उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता बनी रहे, ये जो तत्कालीन समस्याएं हैं इनका समाधान बेहतर ढंग से कर पाए। हनी ने जो अपनी रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात कही वो ये थी कि हम लोक प्रशासन को वो जो नैरो अप्रोच है, संकुचित दृष्टिकोण, उससे बाहर निकालें। हम केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन, केवल तथ्य, जो अब तक इतना हमारा संकुचित मानसिकता रही है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम लोक प्रशासन के दायरे व्यापक नहीं करेंगे, विस्तृत नहीं करेंगे, सरकार के तीनों अंगों के कार्यों तक नहीं ले जाएंगे, तब तक लोक प्रशासन के अस्तित्व, इसकी उपयोगिता को बनाना बड़ा कठिन होगा। इस तरह की बातें तो हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे कई लोग पहले ही कर रहे थे। विल्सन के द्वैत भाव को तो 48 में ही हमने देखा है कि ड्वाइट वार्लो, पॉल एपलबी, जॉन गॉस जैसे विद्वान खारिज कर चुके थे। तो इंडिविजुअली तो पहले से हो रही थी ये बातें। हनी भी वही बात कह रहे थे। महसूस किया गया कि इंडिविजुअल राय लेने से बेहतर है कि कुछ कलेक्टिव, कुछ सजेशन आनी चाहिए। ये एक एक दो दो विद्वानों की राय जानना, अब दूसरे उससे सहमत हैं या नहीं है, तो बेहतर है कि थोड़ा ब्रॉड लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें कई सारे विद्वान एक साथ हों, फिर कुछ हमें ग्रुप के लेवल पे कुछ डिसीजन, कुछ ऐसे सजेशन मिलें, उन्हें लागू करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा सर्वसहमति से हम काम कर पाएंगे। तो फिर इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस बुलाई हमने, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967। उसी साल हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई अमेरिका में, एक फिलाडेल्फिया शहर है, वहां हमने बुलाई कॉन्फ्रेंस। उस दौर के जितने बड़े बड़े विद्वान थे सब आए उस कॉन्फ्रेंस में।
हुई चर्चाएं कि कैसे हम लोक प्रशासन को अप टू डेट करें, कैसे इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता बनाए रखी जा सकती है। निष्कर्ष हालांकि वही थे जो फिर हनी ने कहे या जो उसके पहले ही बातें हो रही थी, क्योंकि विद्वान तो सारे वही थे। हाँ, लेकिन इतनी हमें भी तसल्ली थी कि अब कम से कम ग्रुप के लेवल पे वो बातें हुई। बातें वही कि हमें लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक करना होगा, केवल कार्यपालिका, केवल इम्प्लीमेंटेशन तक सीमित नहीं कर सकते, हमें इसको विधायिका, पॉलिसी मेकिंग तक भी व्यापक करना होगा। प्रशासन केवल क्रियान्वयन नहीं करता है, निर्माण में भी उसकी भूमिका होती है। हमें प्रशासन में मूल्यों को शामिल करना पड़ेगा, हमें नियम कानूनों को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, इतना रिजिड होके जो ये अब की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हमें सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। पथ सोपान जैसे नियम तो एकदम छोड़ देना समझदारी है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन का कहना था, क्योंकि उससे रेड टेपिज्म जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, समय पे हम काम नहीं कर पाते हैं। तो निष्कर्ष फिलाडेल्फिया सम्मेलन के वही थे जो वो ड्वाइट वाल्डो और पॉल एपलबी के ज़माने से ही बातें कहना शुरू हो गई थी कि हम विल्सन की डाइकोटॉमी को छोड़ें, मूल्यों की भी बात करें, संवेदनाएं भी हों, निर्माण में भी भूमिका, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिलाडेल्फिया सम्मेलन की भी एक कमी महसूस की गई, और वो कमी थी कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जितने ये स्कॉलर थिंकर आए थे सब 50 प्लस के थे, कई सारे तो 70 प्लस के, ज्यादातर 50 प्लस के। मतलब एज वाइज अगर देखा जाए तो बुजुर्ग विद्वान ज्यादा थे इसमें। तो इसलिए इसके निष्कर्षों पे भी थोड़ा मन में एक डाउट आया कि हमारा डिस्कशन का मुद्दा क्या है कि आज के समय, आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग लोक प्रशासन को हम कैसे उपयोगी और प्रासंगिक बनाएं। मुद्दा ये है, और इस पे हम राय किससे ले रहे हैं? 70 साल के लोगों से। मतलब पुराने जमाने के लोगों से आज के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये कहां तक समझदारी है भाई? आज के अकॉर्डिंग अगर प्रशासन को ढालना है तो समझदारी तो कहती है कि आज की पीढ़ी से राय लीजिए कि वो क्या कह रही है, वो क्या चाहती है। पुराने जमाने के लोग तो किसी भी बात पे हम राय लेंगे तो यही कहेंगे कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था। हमें आज के ज़माने की बात करनी है तो आज के ज़माने के लोगों से पूछा जाए ना कि उनकी राय क्या है, उनकी एडवाइस क्या है। और ये फिलाडेल्फिया में नहीं हो पाया है, इसमें तो ज़्यादातर बुजुर्ग विद्वान आ गए हैं। तब फिर फील हुआ कि तो फिर तो और एक कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी फिर, जिसमें हम यंग स्कॉलर्स को बुलाएं, उनकी राय भी जान लें कि वो क्या चाहते हैं। तब फिर 68 में और एक कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट उस समय नहीं थी, मतलब पहली ही थी उस समय, लेकिन तब हमने ये नहीं सोचा था कि आगे और बुलाएंगे हम। तो उस समय तो मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी, बाद में फिर वो, और जब हमने बुलाई 88 में दूसरी, तो अपने आप फिर ये पहली हो गई। हाँ, उस समय कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी हमारी फ्यूचर के लिए कि हम हर 20 साल में एक मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, 20 साल में जो परिस्थितियां बदलेंगी उनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये तो बाद में फिर एक परंपरा बन गई। तो फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस बुलाई 1968 में। इसी कॉन्फ्रेंस के जो चर्चाओं के मुद्दे थे, जो निष्कर्ष थे, उन्हीं के आधार पर जन्म हुआ नवीन लोक प्रशासन का। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें हनी रिपोर्ट या फिलाडेल्फिया का कंट्रीब्यूशन नहीं था, आधार तो वही थे।
एक तरह से उन्हीं के जो निष्कर्ष, जो सजेशन थे, उन पे मोहर लगाई थी फर्स्ट मिन्नोब्रुक ने। फाइनली बस इतना है कि उस मिन्नोब्रुक के बाद आया ये कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन फिलाडेल्फिया का भी उतना ही था, हनी रिपोर्ट की बातें भी जरूर शामिल थी। देखिए थोड़ा सा फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस, प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968। अध्यक्ष थे ड्वाइट वाल्डो, वही ड्वाइट वाल्डो जिनके बारे में आप काफी कुछ जानते हैं पहले से। 1948 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बुक आई थी इनकी, जिसमें उन्होंने वो प्रशासी राज्य की संकल्पना दी थी, प्रशासन के महत्व पर बल दिया था। विल्सन का जो राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का विचार है, डाइकोटॉमी का कॉन्सेप्ट, उसे खारिज किया था। वही ड्वाइट वाल्डो चेयर कर रहे थे फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस को। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, 1913 से 2000, ये उनका टाइम लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो ये फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी, इसके आयोजन के बेसिकली दो पर्पस थे। दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उद्देश्य दोनों आप जान रहे हैं। एक उद्देश्य था मौजूदा सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता। तो हम इसी इशू की बात कर रहे हैं कि 1960 के दशक में कई सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई, परंपरागत प्रशासन इनके समाधान में सफल नहीं हुआ, और तब उसीलिए हमने ये सारे कॉन्फ्रेंस बुलाए। तो फर्स्ट मिन्नोब्रुक का भी पर्पस वही था कि हम कैसे लोक प्रशासन को रेलिवेंस, उसकी यूटिलिटी को सुनिश्चित करें, उसी के लिए हमें डिस्कशन करने थे। और दूसरा भी आप देख रहे हैं पीछे कि लोक प्रशासन की विषय वस्तु पर यंग स्कॉलर्स या युवा विचारकों के विचार जानना। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो स्कॉलर्स, जो थिंकर आए हैं, वो 50 प्लस के हैं, कई सारे तो 70 प्लस के एज वाइज। अब यहाँ हमारा पर्पस था कि हम थोड़ा सा यंग स्कॉलर्स को बुलाएंगे। फर्स्ट मिन्नोब्रुक में हमने 35, 40 इस एज ग्रुप के स्कॉलर्स को इनवाइट किया कि आप लोग आइए, थोड़ा आपकी राय भी जान ली जाए कि पब्लिक एडमिशन में क्या चेंज होने चाहिए। तो जो नए नए रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं 30, 35, 40 साल, उस एज ग्रुप के विद्वानों को हमने बुलाया। चेयर ड्वाइट वाल्डो, अध्यक्षता ड्वाइट वाल्डो के द्वारा की गई। इसी सम्मेलन के जो निष्कर्ष थे, फ्रैंक मैरनी एक विद्वान थे, स्कॉलर, जो इस फर्स्ट मिन्नोब्रुक के पार्टिसिपेंट भी थे। 1971 में उनकी एक पुस्तक आई जिसमें फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस के जो जितने चर्चा के मुद्दे थे, निष्कर्ष थे, उन सबको कंपाइल किया गया था। नाम था उस किताब का टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। यहां देखेंगे स्क्रीन पे आप, तो यहां वो आपको देखिए दिख रही है किताब का कवर पेज, यहां लगाया हमने, टुवर्ड या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, एडिटेड बाय फ्रैंक मैरनी। 1971 में ये बुक पब्लिश हुई फ्रैंक मैरनी की। फर्स्ट मिन्नोब्रुक के निष्कर्ष थे, चर्चा के मुद्दे थे, जितने स्कॉलर्स ने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे वो सब थे।
और वहीं से जब जैसे ही ये किताब पब्लिश हुई, यहीं से हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत मान ली। नवीन लोक प्रशासन का जन्म हो गया यहीं से। तो ये इसका हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मानते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब मुद्दा है कि नवीन लोक प्रशासन में नवीन क्या था, क्यों इसे हमने नवीन लोक प्रशासन कहा है। नवीन लोक प्रशासन में नवीन क्या था? तो नवीन लोक प्रशासन के उद्देश्य और नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं, इनकी हम यहां बात करेंगे आपसे और देखेंगे इसमें कि नवीन क्या था, क्यों हमने इस कॉन्सेप्ट का नाम नवीन लोक प्रशासन रखा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन के 4 उद्देश्य तय किए गए, 4 लिखे हैं यहां स्क्रीन पे उद्देश्य। प्रासंगिकता, रेलिवेंस, मूल्य उन्मुखता, वैल्यू ओरिएंटेशन, सामाजिक समानता, सोशल इक्विटी, और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। ये 4 उद्देश्य तय किए गए थे नवीन लोक प्रशासन के। याद रखना है 4 ही थे, फिक्स थे 4, और यही 4: रेलिवेंस, वैल्यू ओरिएंटेशन, सोशल इक्विटी, सोशल चेंज। प्रासंगिकता का मतलब क्या? आप देख रहे हैं 1960 का दशक है, डिकेड ऑफ 1960। अमेरिका में कई सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई हैं, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता जैसी। परंपरागत प्रशासन उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। हमें अब लोक प्रशासन को अपडेट बनाना है, कुछ उसमें चेंज करने हैं ताकि उसकी यूटिलिटी, उसकी रेलिवेंस बनी रहे। तो पहला उद्देश्य वही है कि परिवर्तित परिस्थितियों में लोक प्रशासन को प्रासंगिक बनाइए। दूसरा, वैल्यू ओरिएंटेशन या मूल्य उन्मुखता। तो हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन ने विल्सन के पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी का जो कॉन्सेप्ट था उसे खारिज कर दिया। नवीन लोक प्रशासन ने कहा कि अब का जो माहौल है, राजनीति अलग और प्रशासन अलग, ये विचार नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति नीति का निर्माण करती है, लेकिन उसमें हमें प्रशासन के सहयोग की, उसकी एडवाइस की जरूरत होती है। प्रशासन जब क्रियान्वयन करता है तो राजनीति कंट्रोल करती है उसे। तो इन दोनों को हम पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि जब प्रशासन नीति निर्माण में भूमिका निभाएगा तो फिर वो मूल्यों की भी बात जरूर करेगा। हम किसी भी पॉलिसी का निर्माण बिना मूल्यों के, बिना पसंद नापसंद के कर ही नहीं सकते। हमें गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करना है तो समानता लानी है समाज में, असमानता दूर करनी है हमें, मतलब वेलफेयर स्टेट। और समानता लाने के लिए हमें बदलना पड़ेगा समाज को, उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जो पुरानी रूढ़ियाँ, मान्यताएं, रीति रिवाज हैं, उनको बदलना पड़ेगा, लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। तो सोशल चेंज, बिना चेंज के इक्वलिटी नहीं आएगी, बिना चेंज के डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये 4 उद्देश्य